विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग, सुप्रीम कोर्ट में थे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में पढ़ा हम लोगों ने। आज करना है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 126 और 126 को किसके साथ पढ़ना है, क्या बताया था? दो आर्टिकल एक साथ बताए थे मैंने। एक बताया था मैंने सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, और एक बताया था मैंने उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कौन सा आर्टिकल बताया था? 223। तो आर्टिकल 126 को 223 के साथ पढ़ना है आपने, ठीक है? दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, याद हो जाएगा कि हाँ दोनों जगह पे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, ठीक है? आर्टिकल 126 के तहत बैरक में जाएंगे आप। आर्टिकल 126 के तहत उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। अब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जरूरत क्या पड़ती है? जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद क्या हो, रिक्त हो, या मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो अन्य न्यायाधीशों में से किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति, कौन? राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। इतना क्लियर हो गया? अब आप जाइए आर्टिकल 223 में, बेर एक्ट के 223 में जाइए। वहां पर यह देखिए कि उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करता है। 223 में भी क्या लिखा हुआ? अगर हाई कोर्ट की बात करें हम, जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है या जब ऐसा मुख्य न्यायमूर्ति अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेंगे। अब देखो यहाँ पे कैसे ट्रैप में कैसे फंसाया जाता है आपको। एक आपका सुप्रीम कोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हो गया और एक आपका हाई कोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हो गया। तो बच्चे दिमाग लगाते हैं अपना, कुछ बोलते हैं ना कि वहाँ पे तो करेगा राष्ट्रपति, अब क्योंकि ये तो हाई कोर्ट है तो राज्य में होता है इसलिए कौन करेगा इसको, तो ये नहीं जाना। दोनों जगह राष्ट्रपति करता है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। डिफरेंस समझ में आ रहा है? दोनों जगह पे कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति कौन करेगा? चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। एक जगह आर्टिकल 126 पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट में और 223 पढ़ना है हाई कोर्ट में। तो समझ में आ गया? ठीक है। तो राष्ट्रपति को इस संबंध में किसी से परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। इस संबंध में किसी से परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति एक बार इसमें ही फंसा दिया इन्होंने, जो परीक्षा कराने वाले आयोग हैं, उन्होंने कहा कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में कौन सा आर्टिकल में? 127 में है। क्या हाई कोर्ट में भी तदर्थ न्यायाधीश होते हैं? नहीं होते। तदर्थ न्यायाधीश मतलब दो स्टेटमेंट बना के दिया कि कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति दोनों जगह पे होती है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कहाँ होती? खाली सुप्रीम कोर्ट में होती है। एडॉक जजेस जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट्स ऑफ एडॉक जजेस, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 127 के अधीन की जाती है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तदर्थ मतलब होता है काम चलाने के लिए, एडॉक पे लगे हुए हैं जी, यानी जब तक उस पद पर वो व्यक्ति नहीं आ जाता, एक परमानेंट व्यक्ति नहीं आ जाता, तब तक काम चलाने के लिए क्या है? एक काम चलाऊ व्यवस्था है, एडॉक, ठीक है। तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से की जाती है। अब फिर दोबारा यहाँ पे आपने जो ध्यान रखना है कि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश करता है, लेकिन सहमति किसकी चाहिए? राष्ट्रपति की पूर्व सहमति। लेकिन कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसी में आपको घुमा देंगे, वो दो स्टेटमेंट बना के देंगे, बोलेंगे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अभी तो पता है आपको राष्ट्रपति, पर राष्ट्रपति की जगह वो लिख देंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जगह लिख देंगे राष्ट्रपति। बस दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए? गलत हो गए। समझ में आया? तो खास जो ध्यान देना आपने कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से की जाती है।
किसी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की योग्यता रखता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता है संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके। यानी माना उत्तराखंड उच्च न्यायालय से ले जाना है किसी न्यायाधीश को क्या तदर्थ न्यायाधीश के रूप में, तो पहले हमारे जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उत्तराखंड के उनसे पूछना पड़ेगा। तो वो ये बोल रहा है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की किए जाने की योग्यता रखता हो कोई उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश, और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। तदर्थ न्यायाधीश कौन करता है? तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त अभी बताया था मैंने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। कौन करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। ठीक है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तब की जाती है जब उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए गणपूर्ति यानी कोरम, गणपूर्ति या कोरम ना होने पर न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। कोरम समझते हो? एक मिनिमम सदस्य संख्या की इतने होने ही होने चाहिए, तभी क्या होगा, कार्यवाही शुरू होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, ठीक है जी। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, शायद क्वेश्चन बन चुका है, कहीं बड़े यूपीपीसीएस में बन चुका है या यूपीएससी में बन चुका है कि तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है उसका प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिया है? आंसर फ्रांस के संविधान से लिया है। फ्रांस में भी जब 4th रिपब्लिक चल रहा था वहां से लिया हमने। कहां से लिया है? ठीक है। तदर्थ न्यायाधीश केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही नियुक्त किए जाते हैं, उच्च न्यायालय में नहीं। अब इसी लाइन को मैंने कहा आपको क्या करेगा, वो स्टेटमेंट बना के देगा कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है, उच्च न्यायालय में नहीं। दूसरा स्टेटमेंट बना के देता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति दोनों जगह यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह की जाती है। दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। क्लियर हो गया? ठीक। जब किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नाम निर्दिष्ट यानी डिजिग्नेटेड कर दिया जाता है, तब उसका यह कर्तव्य यानी ड्यूटी होता है कि वह अपने पद के अन्य कर्तव्यों पर प्राथमिकता देकर उच्चतम न्यायालय की बैठकों में उपस्थित हो। भाई हाई कोर्ट से लेके गए सुप्रीम कोर्ट में, क्या तदर्थ न्यायाधीश बना दिया, तब फिर हाई कोर्ट के काम थोड़े देखने हैं, तब कहाँ जाना? प्राथमिकता देनी है सुप्रीम कोर्ट की। उच्चतम न्यायालय की बैठक में उपस्थित हो, और जब वह इस प्रकार उपस्थित होता है तो उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सभी अधिकार या सभी अधिकारिता, ठीक है, ज्यूरिडिक्शंस, शक्तियां, विशेषाधिकार यानी प्रिविलेजेस, विशेषाधिकार यानी प्रिविलेजेस प्राप्त होते हैं। ये आर्टिकल 127 के 2 में लिखा हुआ। कहाँ लिखा हुआ? आर्टिकल 127 के 2 में लिखा हुआ। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 128 के अनुसार 128 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार दिया गया है कि वह आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से, किससे? अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। ऐसा न्यायाधीश कार्य करने के लिए सहमत या असहमत हो सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, रिटायर हो गए हैं, तो क्या उनको दोबारे सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जा सकता है? हाँ जी, बुलाया जा सकता है। वर्क बर्डन बहुत है, न्यायपालिका पर बहुत बड़ा बर्डन है ना। कई बार बोला भी गया है कि भाई न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाइए। अब कितना बढ़ाएं? 1+33 तो हो गए हैं, मतलब संपूर्ण देश के लिए 1+33 बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है ना। कितनी है जनसंख्या हमारी? कितनी है जनसंख्या? भाई 150 करोड़ तो हो ही गए होंगे, अब तक हो गए होंगे। चीन को हमने छोड़ दिया ना, चीन को पीछे छोड़ दिया। मैं मान के चल रहा हूं 150 करोड़। आप 150 करोड़ को डिवाइड कर दीजिए कितने से? 34 से। 1+33 है, 34 से डिवाइड करके बताइए मुझे कितना आ रहा। कितने करोड़ पर एक सुप्रीम कोर्ट में एक जज है? हाँ जी, लगभग मत बोलो, निकालो कि अगर हम 150 करोड़ हैं तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं वो 1+33 है। 34 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है?
हाँ क्या 4 करोड़ 41,17,000, मतलब मैं ये मान के चलूँ 4.5 करोड़ पर एक जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। हाँ ठीक है, तो अब आप सोच लो ना कि 4.5 करोड़ पर एक जज, पता नहीं कितने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि इतने बड़े देश में अभी भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या क्या है, कम है। बर्डन क्या है, ज़्यादा है उन पर, क्या है, वर्क बर्डन ज़्यादा है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, इतना बर्डन है जुडिशरी पर। चलो जी, अगला न्यायाधीशों की पदावधि। न्यायाधीशों की पदावधि, फिर यहां पे फंसेंगे आप। आपने हर जगह पता क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो, यही तो पढ़ा होगा। अरे भाई कार्यकाल जब आपने पढ़ा, पदावधि पढ़ी, तो क्या पढ़ा, अधिकतर ये पढ़ा, लेकिन यहां पर नहीं करना है ऐसा। यहां पर क्या पढ़ना है आपने, एक उम्र पढ़नी है खाली। क्या करनी है, उम्र पढ़नी है। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं। क्या करते हैं, तो अब ये इसको यहीं पर बांध लो अपने दिमाग में कि जब भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के कार्यकाल के बारे में, पदावधि के बारे में पूछेगा, तो आपने सिर्फ उम्र लिखनी है, समय नहीं लिखना है। और जगह पर हम लिखते हैं क्या, 6 वर्ष 65 वर्ष, 6 वर्ष 62 वर्ष, यहाँ नहीं लिखते हैं। यहाँ क्या यहाँ पर क्या करते हैं, यानी यहाँ पर कोई जज अगर 50 साल की उम्र में पहुंच गए तो वो 15 साल तक रहेंगे। वैसे पहुंचते नहीं है इतनी जल्दी, पर माना अगर 50 वर्ष या कोई अगर क्या पहुंच गए, 40 साल में पहुंच गए, तो फिर उनका कार्यकाल कितना होगा, 26 साल होगा लगभग। यानी 50, 60 और कितना 65, कितने साल, 25 साल होगा उनका। कितना होगा, 25 साल कार्यकाल होगा। समझ में आया। तो मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ क्या याद करना, उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद धारण करते हैं। न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे। कहाँ लिखा हुआ, आर्टिकल 124 के 2 क में लिखा हुआ। कहाँ लिखा हुआ, 124 के 2 क में लिखा हुआ। किंतु कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा कभी भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बने हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं किसको संबोधित करते हैं जब अपना रेजिग्नेशन देते हैं, अपना त्यागपत्र देते हैं। आंसर, राष्ट्रपति को संबोधित, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा कभी भी अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। क्लियर हो गया। कहाँ लिखा हुआ, ठीक है। किसी न्यायाधीश को अनुच्छेद 124(4) के तहत उसके पद से हटाया जा सकता है। आर्टिकल 124 के 4 में लिखा हुआ है कि किसी न्यायाधीश को आर्टिकल 124 ब्रैकेट में 4 के तहत उसके पद से हटाया जा सकता है। 2 ही आधार होते हैं, साबित कदाचार और असमर्थता। साबित कदाचार और असमर्थता। समझ में आया, अरे भी समझ में आया। जैसे एक न्यायमूर्ति थे सैयद जफर इमाम, कौन थे, असमर्थता की अगर आप बात कर रहे हैं तो उनका मैं बता दूं कि न्यायमूर्ति सैयद जफर इमाम पहले ऐसे न्यायाधीश थे जिन्हें पैरालिसिस हो गया था। लकवे की बीमारी के कारण भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाए। क्या नहीं बन पाए, और वर्ष 1964 में ही रिटायर हो गए। ठीक है, ठीक है। अगला बता दूं मैं आपको, न्यायाधीशों का हटाया जाना। न्यायाधीशों का कैसे हटाएंगे न्यायाधीशों को, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 124 के 4 में दी गई है। आर्टिकल याद कर लीजिए सबसे पहले, आर्टिकल 124 के 4 में दी गई है। उन्हें केवल 2 आधारों पर सिद्ध कदाचार या साबित कदाचार भी लिखते हैं, वैसे अच्छा शब्द सिद्ध है। हिंदी का जो शब्द है वो क्या है, सिद्ध कदाचार यानी प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और दूसरा असमर्थता यानी इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी के आधार पर उनके पद से हटाया जा सकता है। किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने का प्रस्ताव कहां पर लाया जाता है, 4 ऑप्शन होंगे, लोकसभा, दूसरा होगा राज्यसभा, किसी भी सदन में, चौथा होगा राष्ट्रपति, कुछ ऐसा करके लिखा होगा। आपने बोलना है संसद के किसी भी सदन। ठीक है, पहले मतलब किसी भी सदन में। ठीक है भाई। प्रस्ताव प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। कितना,
2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। देखिए जजेस की नियुक्ति तो आपको मैंने बता दी कैसे होती है, हटाना बड़ा कठिन कर रखा है, और ऐसा इसलिए कर रखा है ताकि वो क्या निष्पक्ष होकर क्या कर सकें, न्याय कर सकें। तब वो ये ना देखें कि जी ये सरकार का मामला है, इसमें हमें ऐसे क्या डिसीजन देने हैं, सरकार ये चाहती है तो उसके हिसाब से नहीं देता जुडिशरी डिसीजन। जुडिशरी में इसीलिए इनको हटाना क्या किया गया, टफ बनाया गया। तो मैंने कहा प्रस्ताव प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मेजॉरिटी 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। इस प्रक्रिया के दौरान आरोपित न्यायाधीश को अपने पक्ष में समर्थन और पैरवी करने का अधिकार दिया जाता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव राष्ट्रपति के समक्ष आदेश के लिए रखा जाता है। राष्ट्रपति का आदेश मिल जाने पर ऐसे न्यायाधीश को उसके पद से हटा दिया जाता है। लेकिन इसमें भी एक चीज कर रखी इन्होंने कि किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव उसी सत्र में, उसी सेशन में, ये खास ध्यान देना आपने, उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये नहीं कि इस सत्र में दोनों सदनों ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया, सत्र खत्म हो गया, अगले सत्र में आप क्या करो, राष्ट्रपति के उसी सत्र में भेजना पड़ेगा, सेम सेशन में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये आर्टिकल 124 के 4 में लिखा हुआ। क्लियर हो गया। ऐसे किसी प्रस्ताव को संसद में रखने तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता की जांच करने के लिए जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर विहित करने की शक्ति जो संसद को दी गई है। किसको दी गई है? संसद बताएगी कि किसी भी न्यायाधीश के कदाचार और असमर्थता की जांच करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए। ठीक है। आर्टिकल 124(5) संसद ने इस शक्ति के प्रयोग में न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 बनाया। क्या बनाया? न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 बनाया, जिसके अनुसार किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए एक प्रस्ताव राष्ट्रपति को संबोधित करके लाया जाता है। किसको संबोधित करके? इसी में फंसा देगा क्वेश्चन बनाने वाला। अगर मुझको यूपीएससी का पेपर बनाने के लिए दिया जाता, मैं यहां से प्रश्न पूछता, क्या पूछता? 4 ऑप्शन देता मैं, और 90% लोग जिन्होंने 90% मतलब अगर अभी जैसे आप नए बच्चे हो तो आप लोग लोकसभा अध्यक्ष लिखते। क्या लिखते? भाई संसद में प्रस्तुत हो रहा है तो किसको संबोधित होना चाहिए? लेकिन राष्ट्रपति को संबोधित होता है। किसको होता है? तो मैंने कहा प्रस्ताव जो न्यायाधीश को हटाने वाला जो पहले तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 याद कर लीजिए, इसमें सन इंपॉर्टेंट है। 1968 प्रस्ताव यदि लोकसभा में लाया जाता है, क्या पहले बता दूं, किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है राष्ट्रपति को संबोधित करके लाया जाता है। किसको? दूसरा, प्रस्ताव यदि लोकसभा में लाया जाता है तो कम से कम 100 सदस्यों द्वारा। फिर आपको यहाँ पे 100 याद करना पड़ेगा। लोकसभा में 100, राज्यसभा में कम से कम 50, राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। अरे भाई ऐसा ना हो ना कि कोई सांसद है, माना उसका कोई केस चल रहा सुप्रीम कोर्ट में, जज साहब ने उसके विरुद्ध क्या कर दिया, फैसला दे दिया, सांसद ने कहा मैं अब आपको नौकरी खा जाऊंगा। ऐसे ही तो होता है, देखा होगा आपने। नहीं खा सकता। कम से कम 100 सांसद लोकसभा में क्या होने चाहिए, समर्थन में होने चाहिए। हाँ भाई इन न्यायाधीश ने क्या किया है, कदाचार किया या असमर्थता। समझ में आ रहा है? यानी किसी एक सांसद, 2 सांसद, 5 सांसदों का खेल नहीं है ये। लोकसभा में 100, राज्यसभा में 50 सांसदों द्वारा या सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव को ग्रहण करने या ना करने का निर्णय करता है। अब उस प्रस्ताव को ग्रहण करना है या नहीं करना है, अगर वो लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा अध्यक्ष तय करेगा, और अगर राज्यसभा में लाया गया तो राज्यसभा का सभापति या उपसभापति, सभापति बोल सकते हैं, वो तय करेगा कि इसको ग्रहण करना है कि नहीं करना है। प्रस्ताव ग्रहण किए जाने पर एक 3 सदस्यीय समिति, फिर ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया, जिसमें एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होता है, एक किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है तथा एक प्रसिद्ध न्यायविद होता है। 3 लोग बैठेंगे इस समिति में। एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। हाई कोर्ट के जज नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। तीसरा व्यक्ति कौन होगा, एक प्रसिद्ध न्यायविद होगा, प्रसिद्ध न्यायविद होगा।
आरोप की जांच के लिए गठित की जाती है। यदि समिति अपनी रिपोर्ट में आरोप की पुष्टि करती है तो ऐसी रिपोर्ट और न्यायाधीश को हटाए जाने का प्रस्ताव उस सदन में रखा जाता है जिसमें कार्यवाही लंबित है। एक सदन द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर दूसरे सदन को भेजा जाता है। दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से, क्या याद करना है, विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव राष्ट्रपति के समक्ष आदेश के लिए रखा जाता है। ठीक है, और तब राष्ट्रपति आरोपित न्यायाधीश को हटाने का आदेश देता है। क्लियर हो गया। अभी तक उच्चतम न्यायालय के एक भी न्यायाधीश को उसके पद से नहीं हटाया गया है। और ऐसा नहीं कि केस नहीं आए, लेकिन उससे पहले त्याग पत्र दे दिया उन्होंने। क्या कर दिया? यद्यपि हटाने की प्रक्रिया 2 न्यायाधीशों के विरुद्ध प्रारंभ की गई थी। अब इन्होंने भी नाम क्या कर दिया, अमर कर दिया अपना। एक थे वी रामास्वामी का मामला। ये वो लोग हैं जो क्या करते हैं, जुडिशरी से भाई सबसे ज्यादा विश्वास किसका है जनता का आज भी? न्यायालय पे, न्यायपालिका। आई विल सी इन द कोर्ट, है ना, बोलते हैं। जब कुछ नहीं हो पाता, जब शासन प्रशासन सब पंगु हो जाते हैं, तब क्या बोला जाता कि अब मैं कोर्ट में देखूंगा आपको। इसका मतलब लोगों का इतना विश्वास है जुडिशरी पर कुछ लोग, वी रामास्वामी का मामला आया, किसका? वी रामास्वामी का मामला आया, सौमित्र सेन का मामला आया, पीडी दिनाकरण का मामला आया, एसएन शुक्ला का। ये अलग अलग जगह के हैं, हाई कोर्ट के अलग है, सुप्रीम कोर्ट के अलग है। पर मैं बोल रहा हूँ कि वी रामास्वामी का मामला आया तो न्यायमूर्ति वी रामास्वामी उच्चतम न्यायालय के ऐसे प्रथम न्यायाधीश हैं। देखो ना, विख्यात ना बन सको तो कुख्यात हो जाओ, है ना, क्या हो जाओ। तो ये पहले प्रथम न्यायाधीश हैं जिनको हटाने के लिए 1991 में, क्या 1991 में लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था। श्री रामास्वामी पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहने के दौरान वित्तीय अनियमितता का आरोप था। किसका? वित्तीय अनियमितता का आरोप था। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.बी. सावंत की अध्यक्षता में अन्य न्यायाधीश जो थे वो थे वी.डी. देसाई और न्यायाधीश ओ.पी. चिन्नप्पा रेड्डी। ये 3 लोग बैठे। इन्होंने जो समिति, क्योंकि 3 लोग बैठते हैं ना, एक सुप्रीम कोर्ट के जज बैठते हैं, एक हाई कोर्ट का जज बैठते हैं और एक न्यायविद बैठता है। कौन बैठता है? प्रसिद्ध न्यायविद बैठता है। तो मैंने कहा कौन कौन बैठे हुए थे? उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश थे वो कौन थे? पी.बी. सावंत थे, किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वी.डी. देसाई थे, और एक ओ.पी. चिन्नप्पा रेड्डी, ओ.पी. चिन्नप्पा रेड्डी। ये प्रमुख क्या न्यायविद, प्रसिद्ध न्यायविद थे। इनकी एक समिति बैठी, इन्होंने आरोप को सही पाया, परंतु लोकसभा में 10-11 मई 1993 को हुए मतदान में सत्ताधारी कांग्रेस द्वारा भाग न लेने के कारण प्रस्ताव पारित न हो सका। यद्यपि प्रस्ताव के पक्ष में 176 मत, विपक्ष में एक भी मत नहीं पड़ा था। विपक्ष में एक भी मत नहीं पड़ा था। ठीक है। दूसरा मामला है सौमित्र सेन का मामला। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौमित्र सेन भारत के ऐसे दूसरे न्यायाधीश हैं जिनको हटाने के लिए प्रस्ताव अगस्त 2011 में राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था, किंतु लोकसभा में प्रस्ताव पेश किए जाने के पूर्व ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण यह प्रकरण वहीं समाप्त हो गया। राज्यसभा की 3 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में श्री सेन को दोषी पाया था। समझ में आ गया? तो 2 नाम तो याद हो गया आपको, वी रामास्वामी और सौमित्र सेन। कितना अच्छा होता अगर ये नाम ना होते, विश्वास और ज्यादा क्या होता, मजबूत होता। ठीक है। पीडी दिनाकरण का मामला, किसका? सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पाल डेनिथल दिनाकरण के विरुद्ध भी कर्नाटक उच्च न्यायालय में, अब मैं उच्च न्यायालय की बात कर रहा हूं, इससे पहले मैंने सुप्रीम कोर्ट की बात की, मैं हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं। पाल डेनिथल दिनाकरण के विरुद्ध भी कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहने के दौरान वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया गया। श्री दिनाकरण ने 29 जुलाई 2010 को राज्यसभा में महाभियोग की कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व ही अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, अतः उनके विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही प्रारंभ नहीं हो सकी। ठीक है। एसएन शुक्ला का मामला, देश के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने 31 जुलाई 2019 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एसएन शुक्ला के विरुद्ध लाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई की अनुमति प्रदान की। न्यायमूर्ति शुक्ला पर आरोप है कि जब वे खंडपीठ की अध्यक्षता कर रहे थे तब उन्होंने उच्चतम न्यायालय के सीजेआई की अध्यक्षता में गठित पीठ के आदेश को कथित उल्लंघन करते हुए निजी कॉलेजों को 2017-18 के शैक्षणिक सत्र में छात्रों को नामांकन देने की अनुमति दी थी।
न्यायमूर्ति श्री नारायण शुक्ला लखनऊ खंडपीठ के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। इनका कार्यकाल 17 जुलाई 2020 तक था। इतना समझ में आ गया। ये कुछ काले अध्याय हैं जिन पर कि क्या हुआ, कार्यवाही हुई, लेकिन मैंने कहा कईयों ने क्या कर दिया, पहले ही त्याग पत्र दे दिया, तो आज तक किसी भी न्यायाधीश पर हटाने का क्या प्रोसीजर पूरा नहीं हो पाया। बहुत टफ बना रखा है, ठीक है। शपथ या प्रतिज्ञा, उसके बाद क्या है, ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ एंड अफर्मेशन, आर्टिकल 124(6), आर्टिकल 124(6) के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति के समक्ष, किसके समक्ष, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उनको शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये भी याद रखना, ठीक है। तो आर्टिकल 124(6) के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया राष्ट्रपति के समक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष अपना पद ग्रहण करने के पूर्व शपथ लेगा, प्रतिज्ञा करेगा। शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में दिया गया है। किसमें दिया गया है, तो 3rd शेड्यूल में, अगर बेयर एक्ट के 3rd शेड्यूल में जाएंगे आप, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्या है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ओथ अफर्मेशन कहाँ दे रखी है, अनुसूची 3 में दे रखी है। अब यूपीएससी ने कैसा क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा कि जैसी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ओथ होती है वैसे किसी एक और की भी होती है। किसकी होती है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो ओथ होती है वो एक जैसी होती है। क्लियर हो गया। तो अनुसूची 3 में देखिए जरा जाकर, अनुसूची 3 में जाइए, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कहाँ पढ़ते हैं हम, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 से 148, ठीक है, 148 से 151 तक संविधान के भाग 5 के अध्याय 5 में पढ़ते हैं हम। कहाँ पढ़ते हैं, भाग भी याद करने जरूरी होते हैं, भाग 5 अध्याय या चैप्टर 5, ठीक है। कौन है सीएजी हमारे, हाँ जी, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। तो दोनों के लिए अनुसूची 3 में क्या, शपथ का एक ही प्रारूप दिया गया है। क्लियर हो गया, दोनों के लिए शपथ का एक ही प्रारूप दिया गया है। चलो जी, कुछ न्यायाधीशों के बारे में बता देता हूं मैं। वेतन भत्ते, तो चलो पहले वेतन भत्ते बता देता हूं। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ जजेस, कितनी सैलरी होती है। क्यों बोलता हूं मैं, लॉ करो भाई, है ना। आर्टिकल 125 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन दिए जाएंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। इसका मतलब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन को भी कौन विहित करती है, संसद विहित करती है। आर्टिकल 125 के अनुसार संसद द्वारा पारित उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वेतन एवं सेवा शर्तें संशोधन अधिनियम 2009 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है, 1 लाख, तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना होता है, 90,000 रुपये। अब आप बोलोगे यार इससे ज़्यादा तो हम दुकान में कमाते हैं 1 लाख रुपए, 90,000 रुपये के लिए इतनी सरदर्दी लेनी है। अरे भाई, पद प्रतिष्ठा सम्मान जो यहाँ पर मिलेगा, माय लॉर्ड, क्या मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और जो आपके कोड ऑफ कंडक्ट्स होंगे, जो आपके लिए क्या होगा, सुविधाएं होंगी, वो एक लाला जी को नहीं मिल सकती है ना। आप बोलोगे 1 लाख क्या है, हम तो 10 लाख कमाते हैं एक महीने में। वेतन है इतना, बाकी उनको पूरी सुविधाएं दी जाती हैं। उन सुविधाओं का अगर आप पूरा हिसाब लेंगे तो लगभग बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना भाई, 1 लाख। अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना, 90,000 रुपये था। किंतु हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वेतन और सेवा संबंधी संशोधन कानून 2018 में वेतन में वृद्धि की गई है भाई। अब इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना हो गया, 2,80,000 हो गया। कितना हो गया, चेंज हुआ है 2018 में, 2,80,000 रुपये। तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपये, कितना, 2.5 लाख, कितना, 2.5 लाख रुपये प्रतिमाह हो गया है। 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माना जाएगा। कहाँ से हुआ, 2018 में, लेकिन प्रभावी कब से हुआ, 2016 से।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। किस पर भारित होते हैं? भारत की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का आर्टिकल 266, आर्टिकल 266। और ये कहां पर लिखा हुआ कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होंगे? 112 के 3 में लिखा हुआ। कहां लिखा हुआ? 112 के 3 में लिखा हुआ। 112 है क्या वैसे? बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण, है ना? हाँ जी, तो बेयर एक्ट इसलिए सामने रखे भाई पढ़ते हुए। चलो जी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद उनके वेतन भत्तों में उनके लिए कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। परंतु ये कहां लिखा हुआ? आर्टिकल 125 में लिखा हुआ। परंतु जब आर्टिकल 360, अब 360 क्या होता है? वित्तीय आपात। 360 क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। इट हैज नॉट बीन प्रैक्टिस सो फार, अभी तक देश में नहीं लगी है। लेकिन अगर माना कभी भगवान ना करे 360 लग गई, वित्तीय आपात लागू हो गया, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों को कम करने के लिए राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए पेंशन व सेवानिवृत्ति वेतन यानी ग्रेचुइटी जो बोलते हैं जिसको, की व्यवस्था सर्वप्रथम 1976 में की गई थी। 1976 से पहले पेंशन और सेवानिवृत्ति वेतन जो होता, ग्रेचुइटी जो होती है, उसका प्रावधान नहीं था। 1976, इतना समझ में आ गया? उसके बाद है क्या? न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियां यानी इम्यूनिटीज ऑफ जजेस। आर्टिकल 121 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में। आचरण के भाई 121 और 122 को एक साथ पढ़ना है। 121 और 122 के साथ किन आर्टिकल्स को पढ़ना है? कोई और आर्टिकल्स भी हैं? नहीं, हाँ, 121 122 को एक साथ पढ़ना है। दोनों को मना कर रखा, दोनों को मना कर रखा। कोर्ट्स की बातें संसद में नहीं होंगी, संसद की बातें कोर्ट्स में नहीं होंगी। क्या ये कहीं और भी लिखा है? 121 122 को किसके साथ पढ़ना है? कुछ बताया था मैंने, लिस्ट निकालिए। 121 को 211, 211 के साथ पढ़ना है 121 को, और 122 को 212, 122 को 212 के साथ पढ़ना है। वहां पर जैसे यहां पर लिखा हुआ कि 121 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन के बारे में है, तो जैसे यहाँ पे संसद लिखा हुआ, 121 को किसके साथ पढ़ना है? 211 के साथ। तो 211 में विधानमंडल पे चर्चा पर निर्बंधन है। विधानमंडल में कोई चर्चा नहीं कर सकते, राज्य विधानमंडल में। समझ में आया? और 122 को किसके साथ पढ़ते हैं? 212 के साथ पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो आर्टिकल 121 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा यानी डिस्कशन पर निर्बंधन के बारे में है। इसके बारे में, इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों का किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। जब वो अपने कर्तव्य के निर्वहन में है और उनके द्वारा कोई आचरण किया गया है तो उसके विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उसके संबंध में आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकती है। भाई, जब हटाने का साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर जब हटा रहे हैं तो हमने पढ़ा है किसी भी सदन में जा सकता है ना। लोकसभा राज्यसभा उसको 2/3 बहुमत से पारित कर सकती है, राष्ट्रपति साइन करके उसको हटा सकता है ना। आर्टिकल 211 के अनुसार राज्य विधानमंडल में भी उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए आचरण के बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। इसका कोई अपवाद नहीं है। राज्य विधानमंडल में किसी भी आधार पर कोई चर्चा नहीं होगी। संसद में तो एक बार के लिए साबित कदाचार असमर्थता के आधार पर हटाने का चल सकता है, विधानमंडल का तो कोई रोल नहीं होता हटाने में। तो विधानमंडल में, राज्य विधानमंडल में किसी भी आधार पर कोई चर्चा नहीं होगी। तो मैंने आपको बता दिया 121 में क्या बोल रखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी हाई कोर्ट की जो भी कार्यवाहियां होंगी उसकी चर्चा कहानी होगी, संसद में नहीं होगी। 200 ऐसी मैंने कहा 122 में क्या कह रखा कि संसद के अंदर जो भी कार्यवाही चल रही है ना उसकी चर्चा कहां नहीं होगी? कोर्ट में नहीं होगी। कहां नहीं होगी? कोर्ट में नहीं होगी। क्लियर हो गया? तो
इसमें अब मैं बताऊंगा कि न्यायाधीशों पर क्या प्रतिबंध है। न्यायाधीशों पर भी प्रतिबंध है भाई, तो क्या प्रतिबंध है, यानी रिस्ट्रिक्शंस ऑन जस्टिस, क्या क्या प्रतिबंध हैं, तो उसके बारे में बताऊंगा। साथ में इंपॉर्टेंट जो बताऊंगा वो बताऊंगा क्या, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां। ये पहले एक ये हल्का सा बता देता हूं, रिस्ट्रिक्शंस क्या है ना, जिज्ञासा क्या करने के लिए। तो कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, भारत में किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य, प्लीड और एक्ट नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 124 के 7 में लिखा हुआ। कहाँ लिखा हुआ? 124 के 7 में लिखा हुआ। अब इसके बाद अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, ठीक है।